नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और युवाओं पर आधारित हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में मौजूद हैं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से। जी हां, ये वही शहर है जो स्वच्छता के मामले में अपना कीर्तिमान पूरे देश भर में एक बार नहीं 7 बार रच चुका है। लेकिन स्वच्छता, संस्कार, संस्कृति के अलावा इस शहर की हम लोग बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये शहर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर भी सुर्खियों में है, जो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन इस बढ़ते क्राइम के पीछे की वजह क्या है? और खास बात यह है कि जिस तरीके से इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है और जब पुलिस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो एक बेहतर सिस्टम और सोसाइटी के बीच में एक जो हम लोग बात करें तो बेहतर संवाद हो, इसकी कोशिशें भी लगातार इंदौर शहर के जिम्मेदार नागरिक, जनप्रतिनिधि और जो पुलिस सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वे भी करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और इनके जवाब जानना हमारे लिए, आपके लिए और सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों के लिए भी जरूरी है। लॉरेंस, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा, बतौर युवा आप क्या सोचती हैं? ये जो बढ़ता क्राइम का ग्राफ है, इंदौर की तो ये तासीर रही नहीं है। हम इंदौर की अगर बातचीत करते हैं तो देश में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोगों के बीच का आत्मीय मेल मिलाप, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इंदौर की पहचान रही है। लेकिन ये फिलहाल जो क्राइम का बढ़ता ग्राफ है, इसने बहुत सारे सवाल युवाओं के सामने खड़े किए हैं। क्या कुछ सोचती हैं आप? मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी कि जो बढ़ता वर्चुअल वर्ल्ड है वो एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी दोनों आपस में असमंजस नहीं बैठा पा रही हैं, सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है। उसके अंदर दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, अगर हम सीरीज की भी बात करें तो मनी हीस्ट देख रहे हैं जिसके अंदर बैंक रॉबरी को बड़े ही अच्छे स्तर पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। और दूसरी तरफ अगर मैं पिक्चर की बात करती हूँ, मूवीज की बात करती हूँ तो दृश्यम का सीक्वल, दोनों के अंदर जो मर्डर का केस है उसको कैसे उन्होंने सॉल्व करा, कैसे वो पुलिस प्रशासन की नजरों से बचकर अपने आप को सेफ, अपनी फैमिली को रख लिया उन्होंने। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो युवाओं के सामने उन्हें देखने को मिल रहा है, तो जो ये युवाओं की नहीं, मैं ये कहूंगी कि ये मनुष्य की पद्धति है कि वो जो देखता है वही सीखता है। और जिस तरीके से वो जिस अपराध को बढ़ता हुआ देख रहे हैं पिक्चरों के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, ये दूसरे एल्बम्स के माध्यम से, जिस तरह गैंगस्टर्स को आजकल इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो हीरो हो, बिल्कुल सही है, तो लोग यही सीख रहे हैं और उसको अपने एक हेलोसिनेट कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में, और वही हेलोसिनेशन का रिजल्ट आज हमें बढ़ते हुए अपराध के तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख रही हैं कि हमने देखा सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो बनाना, जी हाँ, बिल्कुल, गैंग वॉर के रील्स बनाना और इस तरीके के रील्स का प्रचलन भी बढ़ा है, आप देख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यही एक वही हेलोसिनेशन का यही वो रिजल्ट है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर को अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से डाल रहे हैं कि अपने आप को ये चीज करके कूल समझ रहे हैं, हीरो समझते हैं आजकल के युवा। उन्हें मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से सही और गलत में जो फर्क है वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे, उसकी समझ नहीं है, शायद उसकी समझ, या ये बोल सकते हैं कि उसकी समझ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो पेरेंटिंग है, अगर हमारी पेरेंटिंग उस तरीके से पहले जैसे होती थी उस तरीके से अभी देखने को नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप आ रही है इसका भी एक बड़ा रिजल्ट है कि बढ़ते अपराध हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जो है रियल लाइफ कहीं ना कहीं रियल लाइफ पर भारी पड़ रही है। जी हाँ। और जो विलन है वो युवाओं के लिए हीरो की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ। और यही युवा सोचता है कि वही सब कुछ है। सबसे बड़ी वजह, जैसा लॉरेंस ने बताया, कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव और बढ़ती कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, इसका एक बहुत बड़ा असर है कि युवा उस ओर जा रहे हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जो लॉरेंस ने बताया है उसकी भी कमी है। पहले के दौर में पेरेंट्स कहते थे आप कहाँ जा रहे हैं, रोकते थे, टोकते थे, आपके फ्रेंड सर्कल कौन है, आपके फ्रेंड्स में कौन कौन है, किस परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, कैसा उनका नेचर है, क्या कुछ बैकग्राउंड है। ये चीजें आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कम हुई है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में आज जोश तो बहुत है लेकिन वो अपना होश खो बैठ रहे हैं। उस होश को अपने साथ आगे लेके चलना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति पे ध्यान देंगे तो वो अपने आप आता जाता है। रही बात, हम क्योंकि इस इंदौर संस्कृति
की जो नगरी है, देवी अहिल्याबाई स्वयं स्वरूप हमें साक्षात बताती है कि ये बहुत बड़ी संस्कृति है हमारे इंदौर में। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारी संस्कृति हम उसको तो अपना रहे हैं, पर हम उसे खोते जा रहे हैं आज अपने वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में। आज ये क्लब कल्चर है वो इसलिए बनाया गया था शायद कि हमारे जितने भी माता पिता है या वो उन्हें आकर शहर में जॉब करते तो वक्त नहीं मिलता था अपने बच्चों के साथ, तो आज वो फैमिली टाइम को रात में बढ़ाने के लिए ये सब किया गया था। पर ये आज हम क्लब कल्चर बना रहे, क्लब कल्चर, पब कल्चर, ये नाइट का जो मिला हुआ है समय वो हमें इसलिए मिला कि हम वो अपने फैमिली के साथ व्यतीत कर सके, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आज हम इसे क्लब कल्चर बनाते जा रहे हैं। आप आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से क्लब कल्चर की बात हुई है, फैमिली के बीच का संवाद कहीं न कहीं खत्म हुआ, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप क्या मानती, कैसे ये जो है वो धीरे धीरे हमारे समाज में विडंबनाएं आई कि परिवार में दूरियां होती चली गई, संवाद कम्युनिकेशन खत्म हो गया और उसका असर बहुत विपरीत होने लगा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पहले के जो परिवार हुआ करते थे वहाँ पे जो बड़े हुआ करते थे वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया करते थे, वो भी बच्चों के सामने। कहीं ना कहीं अगर हमारी पीढ़ी को देखते हैं जो लगभग स्कूल तक मोबाइल से अवगत नहीं थी, हमारे माता पिता ने हमेशा हमको बोल के ये बताया है कि ये घर हमारा है और आप हमारे संरक्षण में रह रहे हैं। तो इस घर में जो नियम है तब तक आपको मानने हैं, तब तक जब तक कि आप खुद मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। और अगर आपको लगता है कि आपको ये डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता तो आप घर के बाहर जा सकते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। वर्तमान की जो पेरेंटिंग हो गई है वो लगभग एक जो कल्चर आया है थोड़ा सा इमोशनल होने का पेरेंट्स का, मुझे लगता है कि उसमें पेरेंट्स ये भूल गए हैं कि किस हद तक बच्चे के सामने अभिव्यक्ति देनी है। क्या बात है। और उस तरीके से फिर बच्चे कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को। तो अब ये चीज हो चुकी है, पहले के माता पिता बोलते थे कि हमने मेहनत करके तुमको पाला है और तुमको इस चीज को बचा के रखना है, और अब ये हो चुका है कि जो हमने नहीं देखा वो तुम तो देखो। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये भावनाएं आ गई है कि आप हमें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप हमें सफिशिएंट नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज ने रोक टोक को कम किया है। बिल्कुल सही है। ये आपको लगता है बहुत बड़ा इशू है इस बदलते हुए समाज में? जी बिल्कुल, ये जो अभी कहीं ना कहीं नई विचारधारा आई है कि माता पिता दोस्त की तरह बनकर बात करें, कहीं ना कहीं वो हमें समझने की जरूरत है कि माता पिता को दोस्त मतलब वैचारिक रूप से संवाद करने को आप दोस्त बनना नहीं कह सकते। बिल्कुल। दोस्त दोस्त ही रहता है और माता पिता ही रहते हैं। वो एक सम्मान का भाव कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एक डर खत्म हो चुका है हमारे मन से, और अब ये डर शिफ्ट हो गया है माता पिता के मन में कि बच्चा कहीं कुछ गलत ना कर ले, हम बच्चे को ज्यादा रोक टोक कर रहे हैं तो वो और बिगड़ ना जाए। तो ये डर का जो आदान प्रदान है मुझे लगता है अब ये गलत हो चुका है, कहीं ना कहीं सम्मान खत्म हो चुका है। आपने महत्वपूर्ण बात की है। रूपक, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप लॉ स्टूडेंट भी हैं और विचारधाराओं के साथ में धाराओं को भी समझते हैं, पारिवारिक विचारधाराओं के साथ में धाराओं की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। रूपक, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इंदौर में देखा एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी तिलक नगर क्षेत्र में, और वो उस खबर ने सुर्खियां भी बटोरी। जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर दो लड़कियां निकलती हैं तो कुछ मनचले युवक होते हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ की घटना करते हैं, ईव टीजिंग जैसा मामला भी आता है। एक बुजुर्ग वहां से निकलते हैं, वो उसका विरोध करते हैं और उस दौरान वो युवक भाग जाते हैं, वहां से उन्हें भागना पड़ता है। तो ऐसा जो सिस्टम हमारे समाज में था कि जब कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे सामने, समाज के सामने घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी चीजें अक्सर आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाता है। आदमी सोचता है कि हमें क्या करना है, बस यही सोच कहीं ना कहीं डेवलप हो गई कि हमें क्या करना है, जो हो रहा है वो होने दिया जाए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं समाज पर, इसका असर भी आपको दिखता है कि बहुत गलत तरीके से पड़ा है कि जो हो रहा है वो होने दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि हमें दुर्जनों की दुर्जनता से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से पड़ता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कहीं अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें आगे आकर आवाज़ उठानी चाहिए। और अभी बहुत सारे हमारे संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और बहुत सारे नए नियम बने हैं, जिससे कि कोई भी जिस बचाव पक्ष रहता है, कहीं भी अपराध हो रहा है उसके बचाव में कोई जा रहा है तो उसके खिलाफ वैसी
प्रशासन ऐसा वो नहीं करेगा कि आपने भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिल्कुल हो। सही है। इसमें एक फर्क है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की जो एक बोलते हैं कि माता प्रथम गुरु है, और परिवार से जो सीखना होता है वो बच्चों को प्रारंभिक रूप से सीखना होता है। और आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे शिक्षण संस्थाएं स्कूल और कॉलेज बन चुके हैं। पहले होता था कि गुरुकुल पद्धति से जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी वो महत्वपूर्ण थी, तो उससे हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो पहले हमारे में नैतिक शिक्षा थी कि किसी के खिलाफ अपराध हो रहा है तो उसे बचाना चाहिए, ना कि उससे पीछे हटना चाहिए। आप कैशु क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं समाज के इस बदलाव को? मेरा ये मानना है कि संस्कृत में एक नीति निर्धारक श्लोक था, एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाक्षरंती। अर्थात जिस मनुष्य के पास ये सभी गुण नहीं होते वह मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है और वह जानवरों की भांति इधर उधर भ्रमण करता रहता है। आज के समाज की स्थिति ठीक उस जानवर के भांति हो गई है। वह भी इधर उधर इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर बिल्कुल गिर चुका है, और जब बौद्धिक स्तर गिरता है तो अपराध बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना वो व्हाट्सएप तक सीमित रहना चाहिए। अगर बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना है तो हमें किताबों को उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम बात करें कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज़ादी के अमृत काल में भारत को विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ाने का कार्य युवा पीढ़ी के हाथ में है। परंतु एक चिंता का विषय आप नहीं मानते हैं कि हम लोग हमेशा जो है वो पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी डाल देते हैं? हमारी सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? सोसाइटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। पहले समाज में एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम होता था, परस्पर त्याग होता था, परस्पर समर्पण होता था। पर आज का समाज, आज तो पिता को अपने पुत्र के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, ना पुत्र को अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है। आज का कौन सा युवा अपने गुरु का सम्मान करता है, या फिर यूं कहें कि कौन सा गुरु अपने शिष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है? इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार लाइन कही थी कि गुरु शिष्य की परंपरा में दौर पुराना लौटेगा, गुरु आचरण श्रेष्ठ रहेगा, शिष्य गुरु को पूजेगा, उस दिन भारत अपने वैभव को पा जाएगा। क्योंकि अगर गुरु अगर किसी युवा का मार्ग प्रशस्त करे, तो जैसे रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी का मार्ग प्रशस्त किया था, तो उन्होंने कैसे शिकागो में भाषण दिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगर ऐसा गुरु अगर हर व्यक्ति को मिल जाए तो अपराध तो कम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ये समाज अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। चलिए लॉरेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया है कि एक चीज है सोशल मॉनिटरिंग। क्या सोशल मॉनिटरिंग जैसी चीज हमारे सोसाइटी से खत्म हो चुकी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सोशल मॉनिटरिंग है वो एक तरीके से विलुप्ति हो गई है हमारी सोसाइटी में से, क्योंकि लोग जो हैं आजकल सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि पास में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे सिर्फ ये मतलब है कि उसकी निजी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है, बस वो वहीं तक सीमित रह गए हैं। और फैमिलीज भी आजकल इसी तरह की रह गई है, क्योंकि पहले नेबरिंग कल्चर भी बहुत ज्यादा हमने देखा था कि अगर नेबर्स हमारे फर्स्ट रिलेटिव्स होते थे, जो रिश्तेदार जो हमारे खून के रिश्ते होते थे वो तो बाद में आते थे, लेकिन अगर घर में कुछ भी छोटा सा प्रोग्राम भी होगा तो पहले वो पड़ोसी आकर खड़े होते थे, क्योंकि वो उनके साथ में हमारा रिश्ता इस प्रकार का था कि मानो एक ही घर के सदस्य हों, बस हमारे आसपास उनका जो घर है वो हम देखते थे। लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड का जब से कल्चर देखने को मिल रहा है, तब से लोगों के अंदर ये नेचर देखने को मिल रहा है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, वो इतना कैजुअल लेते हैं कि उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो जो चाहे करे, उनका अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें क्या करना। ये हमें क्या करने वाली चीज ही सोसाइटी को आज इस तर्ज पर लाकर खड़ा कर चुकी है कि अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों के स्पेशली युवाओं के बीच में डर ही नहीं रहा है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो ह्यूमन की इवोल्यूशन होती है, या फिर यूं कहूं कि जो ह्यूमन बीइंग एक नागरिक बनकर तैयार होता है, जब वो बच्चे से बड़ा होता है तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की। इसके अंदर सोसाइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जब से सेल्फ सेंटर्ड हो गई है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी अपनी भूल रही है। तो पुलिस प्रशासन तो है ही जिम्मेदार, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी भी उतनी ही बराबर की जिम्मेदार है इन सब चीजों के अंदर। ऋषिका, आप कितना जो है वो वाकिफ है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमें यही नहीं पता है आजकल
इंदौर जैसे बड़े शहरों की हम लोग बात करें तो ये विडंबना है कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है, कितने परिवार है, कैसे लोग हैं, कैसा उनका नेचर है। तो ये एक सोशल बॉन्डिंग भी आपको लगता है खत्म होती जा रही है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि पहले हमारा ऐसा बॉन्डिंग रहता था कि हम घर में अपने शेयरिंग मील जो रहते थे वो भी हम शेयर करते थे। बातें हो गई, कुछ अच्छा हुआ, दुख सुख सब में हम उनके साथ देते थे। पर आज हम अपने पड़ोसी को जानते नहीं हैं। हम उसकी डोरबेल तभी बजाते हैं जब कुछ काम होता है, काम इन द सेंस कि कुछ बाहर का काम हुआ। हम अपने परस्पर निजी काम के लिए कभी उनके पास जाते ही नहीं है। हमारे पास कोई उनका व्यवहार ही नहीं है। व्यवहार इन द सेंस कि आप उनसे अपना सुख दुख, अपनी जितनी भी सारी बातें हैं वो शेयर कर सके, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। मैं समझती हूँ कि अगर कभी भी हमारे साथ होता है तो सोसाइटी में हर एक बुजुर्ग जो पहले रहते थे, ना सिर्फ माता पिता उनके, ना सिर्फ दादी दादा, बल्कि सोसाइटी में जितने पार्क रहते थे वहाँ वो बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते थे और ये उन्हें बहुत आगे तक सोच ले जाती थी। मेरा ये मानना है। प्रीत, आप क्या मानती हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पहले का जो कल्चर था बहुत अलग था। पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं वो रिश्ते होते थे, बॉन्डिंग होती थी। अब बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, भागना है, तेज दौड़ना है, समाज को जो है वो दिखाना है, साबित कर दिखाना है, और इस बीच में हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ऋषिका ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ कि परिदृश्य पूरी तरह बदलता जा रहा है। और जैसे लॉरेंस भी कह रही थी कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदारों से पहले आते थे, तो मुझे लगता है कि पहले के दौर में होता भी वही था कि कहीं ना कहीं रिश्ते आपको दिए जाते थे जो पहले से बने हुए होते थे। और अब कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो चॉइस है, जैसे हम एक घर में जन्म लेते हैं और हमें वो माहौल मिला है पहले से बना हुआ कि पड़ोस में कोई एक परिवार रहता है जहाँ पे अंकल जो है वो पिता के दोस्त हैं, आंटी जो है वो माँ की सहेली है, उस तरह का एक परिदृश्य हुआ करता था। अब जो है कहीं ना कहीं हम पर निर्भर है कि हम किसको चुन रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना जो है, और कहीं ना कहीं जब दिन भर अपना पूरा काम करने के बाद जब थोड़ा सा समय जो बच रहा है, तो अब जो पीढ़ी है वो बाहर निकल के और इंट्रोडक्शन देके या जीवन को साझा करने की बजाय वो समय जो है मोबाइल के साथ साझा करने में लगा हुआ है कहीं ना कहीं। रूपक, एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने देखा था कि इंदौर जैसे शहर में हमने देखा था मोहल्ला समितियां हुआ करती थी, नगर सुरक्षा समिति होती थी, जिसमें कुछ हमारी कॉलोनी के, हमारी मोहल्ले के लोग शामिल हुआ करते थे। हर सप्ताह मुझे लगता था कि वो एक दौर था कि पुलिस आती थी। हालांकि अभी भी वो कल्चर कहीं देखने को मिलता है, लेकिन उतना बेहतर तरीके से संवाद अब पुलिस और सोसाइटी के बीच में होता नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव क्या हमें लगता है कि समाज को और पुलिस प्रशासन को भी अब एक बार फिर से लेना चाहिए, क्योंकि इंदौर संस्कृति और संस्कारों का शहर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक समाज और प्रशासन में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं उत्पन्न होगी, तब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं बनेगा। एक अपराध मुक्त इंदौर शहर जो हमारा सांस्कृतिक एक और बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की एक आर्थिक राजधानी है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिससे प्रशासन और जो जन समुदाय है उसमें सहयोग की भावना हो। आपको लगता है कि बॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों के बीच? बिल्कुल, जब भी सहयोग, एक दूसरे से सहयोग, यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जब कोई सा भी अभियान हो वो जन अभियान बन जाता है, तब हर परिस्थितियों से निपटने की एक क्षमता आ जाती है। यही एक भारत की पुरातन एक शैली भी रही है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी का साथ, सभी का समर्थन जरूरी होता है, और इसमें प्रशासन और आम जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी तो इससे हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। केशव, आप क्या मानते हैं कि युवाओं की एक भागीदारी नहीं होना चाहिए? क्या युवा सिर्फ ओनली सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने के लिए ही अब कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा है? अब युवाओं को सोच में बदलाव नहीं लाना चाहिए? क्या ये ऐसे विषय है जो हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत घातक साबित हो सकते हैं? हमारे समाज के सामने क्राइम का बढ़ता ग्राफ एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो क्या अब युवाओं को आगे बढ़कर इनके खिलाफ चर्चा नहीं करनी चाहिए? कॉलेज कैंटीन में बातें होती हैं, कॉलेज के वक्त पर जो बातें होती है फ्रेंड सर्कल में, अब उनके टॉपिक ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम बढ़ते क्राइम को लेकर भी कुछ करें, युवा इनिशिएटिव लें?
इसके लिए मैं मुख्य जिम्मेदार मानता हूं कि पहले के समय में जो युवा पीढ़ी थी वो विवेकानंद बनने की चाह रखती थी, परंतु आज का जो सोशल मीडिया है वो अपने क्षेत्र में पुराने समय में कुछ समय पूर्व ही एक दुर्लभ कश्यप नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वो मृत्यु के बाद में जननायक बन गया, उसे सोशल मीडिया ने जननायक बना दिया। और आज आप देखेंगे कि इंदौर की गली गली में हर युवा विवेकानंद बनने की चाह नहीं रखता, वह दुर्लभ कश्यप बनने की चाह रखता है। और गाने भी कौन से बजाता है, किसी महापुरुष की गाथा नहीं सुनता, वह गाना बजाता है गोली पे गोली चलेगी, गोली पे गोली चलेगी। तो इससे अपराध नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा। इसके लिए युवा को अध्ययनशील होना पड़ेगा। लॉरेंस, आपको लगता है कि जैसा मैंने केशव से वो सवाल किया था कि कॉलेज कैंटीन में भी अब चर्चाएं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब कॉलेज कैंटीन में इस तरह की चर्चाएं होती है जब हम कॉलेज से फ्री होते हैं कि रील्स क्या बनाना है, आज क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा एक्टर ट्रेंडिंग में है, कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी मूवी नहीं आई है, OTT प्लेटफॉर्म पे कौन सी मूवी आई है। इनके बजाय क्या अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है, हम लोग कभी ये सोचकर आश्चर्यचकित नहीं होते कि ऐसी घटना हो गई, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, वहां पर किसी बुजुर्ग पर हमला हो गया, सरे रहा कोई महिला निकल रही है, चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। ये तो क्राइम का रेट जो बढ़ रहा है, इस पर क्या लगता है कि यंगस्टर्स को सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। ये उनके कैजुअल एटीट्यूड की वजह से हो रहा है और मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ युवा को कैजुअल एटीट्यूड नहीं बल्कि सोसाइटी का भी कैजुअल एटीट्यूड है, क्योंकि वो भी उसे इतने कैजुअल रूप से देख रहे हैं कि उन्हें मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इतना कैजुअल रहना चाहिए इस चीज के प्रति, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण इशू है हमारे देश के लिए और शहर के लिए तो है ही, और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर इस चीज का आज तो ठीक है लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस बारे में महत्वपूर्ण रूप से सोचने के लिए और कार्य करने के लिए सभी की इक्वल लेवल पर जिम्मेदारी तो क्या एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरीके की चीजें आप जोड़नी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल जोड़नी चाहिए उनको। इस तरीके के कार्यक्रम जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए या फिर सेमिनार्स हो गए, ये ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए जो शिक्षण संस्थान है उन सभी को, जिससे कि जो सोसाइटी है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो और इस चीज के प्रति, इस जो बढ़ता अपराध का रेट है उसके प्रति अपना ध्यान या और सोसाइटी का भी ध्यान इस ओर केंद्रित कर सके। ऋषिका, पुलिस का नाम आता है तो आजकल के युवा बड़े घबराते हैं, कहते हैं कि कहाँ कौन झंझट में पड़ेगा, लेकिन एक कम्युनिकेशन तो बनाना पड़ेगा आज के यंगस्टर्स को और पुलिस को। ऐसा है कि मैं यह सोचती हूँ कि हमें अगर पुलिस कर्मचारियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो पहले हमें ये लगता था, एक सपना देख के हम आगे बढ़ते थे कि मैं इस समाज में ये नया लाऊंगा, पर आज ये नहीं है। आज वो ये सोचते हैं कि मैं अपने में क्या नया ले आके और क्या करके मैं पैसे कमाऊंगा। तो उस पैसे कमाने को हटा के फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा सही रहेगा। फिर अगर कोई भी युवा आज का पुलिस के बारे में सोचता है तो उन्हें यह लगता है कि हम जाएंगे और फिर कुछ दे देंगे चंद पैसों के साथ और फिर हम उन्हें हटा सकते हैं, यानी केसेस को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि हर एक केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कभी भी छेड़छाड़ होती कोई भी युवतियों के साथ तो हम ये मानते हैं कि पहले तो हमें अपने घर से ही ये सारी चीजें मिलती हैं, फिर आगे चल के अगर करते हैं हम तो हमें यह सोचना चाहिए कि उसका इतना बड़ा अपने बड़े अपराध का दंड भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर आज कोई ऐसा करता है तो हमें सोसाइटी में दिखाना चाहिए उसे कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, और जितना बड़ा अपराध रहेगा अगर उसकी सजा उतनी बढ़ जाएगी तो लोगों में डर बढ़ता जाएगा। चलिए इससे कंक्लूड करेंगे। प्रीत, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या मानती हैं आप, बेहतर संवाद भी बहुत जरूरी है सोसाइटी और यंगस्टर्स के बीच में भी और सामाजिक लोगों के बीच में भी? सर, संवाद बिल्कुल जरूरी है, और जिस विषय पे बात हो रही थी, जो पुलिस की भी एक रोल की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक धैर्य की कमी जो है इस पीढ़ी में वो बहुत हद तक दिखाई देती है। क्योंकि अगर मैं एक युवा हूँ और मेरे साथ मान लीजिए कोई अपराध घटित होता है तो मेरी जो पीढ़ी है वो ये चाहती है कि जब मैं किसी भी समाज के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात करूं या मैं पुलिस स्टेशन में जाके किसी अधिकारी से बात करूं तो तुरंत उस समस्या का निदान हो जाए कहीं ना कहीं। और अगर वैसा नहीं होता है कि घर में बात नहीं सुनी गई या समाज में बात नहीं सुनी गई या पुलिस में बात नहीं सुनी गई कानूनी तौर पर,
तो मैं खुद या जो मेरा सर्कल है वो खुद हम अपने स्तर पे उस समस्या से अब निपटना चाहते हैं। ये परिदृश्य अब बनता जा रहा है। अब वो मन मारने वाली चीज नहीं रही या फिर उसमें आपको लगता है उलझती जाती है फिर? जी बिल्कुल, ये जो रेबेल स्पिरिट एक जो होती है ना युवाओं में, और यही ये जो रील्स कल्चर के थ्रू कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो पूरी टोली जाएगी और उसको मार के आएगी, बजाय पुलिस को बताने के, क्योंकि धैर्य ही नहीं है मेरे अंदर इतना कि मैं जाऊं और कंप्लेन करूं, और वो विश्वास भी नहीं है कि मेरी समस्या का निदान होगा। तो बिल्कुल संवाद जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गैप है, और जब तक वो कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं होगी बिटवीन सोसाइटी एंड यंगस्टर्स और लीगल सिस्टम, तब तक चेंज आना काफी बहुत मुश्किल है। बहुत। तो देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है प्रीत ने कि चेंज आना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि समाज के बीच में और जो जिम्मेदारों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, वो भी इसके पीछे की वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सोशल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो वो भी अब धीरे धीरे हमारे समाज के बीच से खत्म होते जा रही है। यानी कि समाज का कोई भय नहीं है, युवाओं को कोई डर नहीं है कि अगर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले सेगमेंट में एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।